नमस्कार, स्वदेश लाइव पे आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से मैं रत्नेश बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बिहार के 4 सीटों पर उपचुनाव अब से 12 घंटे के बाद शुरू हो जाएंगे और इस उपचुनाव में सभी पार्टियों ने अपना बड़ा दमखम दिखाया है। जनसुराज एक बड़ा फैक्टर बिहार के राजनीति में बन के उभरी है और जनसुराज के साथ साथ बाकी के 2020 के जो पैटर्न चुनाव के रहे हैं उसमें इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के बीच लड़ाई रही थी। लेकिन इस बार चूंकि जनसुराज की एंट्री के साथ वहां का जो चुनावी रण है वो बेहद महत्वपूर्ण हो गया है। तरारी, बेलागंज, इमामगंज, रामगढ़ ये 4 सीटें 2025 विधानसभा चुनाव के लिए एक लिटमस टेस्ट कही जा रही है। तो आखिरकार वहां की क्या परिस्थितियां हैं, क्या होने वाला है, अब से ठीक 12 घंटे के बाद जब वहां पर चुनावी प्रक्रिया हो रही होगी तब वहां पर रिजल्ट क्या होगा वो तो बाद में हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले चूंकि वहां पर कई लोग ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट लेकर के आए हैं राजधानी पटना में, ऐसे ही हमारे साथ इंडिया टॉप के पत्रकार बिरजू सिंह मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे चारों सीटों पर क्या हो रहा है, कौन जीत रहा है, किसका पलड़ा भारी पड़ रहा है, इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो सबसे पहले जिस सीट पर हम चर्चा करेंगे बेलागंज की सीट से शुरू करते हैं, जहां पर मनोरमा देवी जदयू से प्रत्याशी हैं, सुरेंद्र यादव हैं महागठबंधन से और उनके बेटे सुरेंद्र यादव के बेटे हैं, माफ कीजिएगा, सुरेंद्र यादव के बेटे हैं महागठबंधन से, और जेएसपी से मोहम्मद जो अमजद हैं वो हैं। यही वो सीट है जहां पर जनसुराज ने अपने कैंडिडेट को बदल दिए थे। क्या है वहां 4 सीटों में से सबसे अधिक चर्चा बेलागंज की हो रही है, क्योंकि बेलागंज आरजेडी का गढ़ कहा जाता है, जहां 34 सालों से लगातार सुरेंद्र यादव का कब्जा रहा है, लालटेन जलता रहा है। और उस गढ़ में वर्तमान जो परिस्थिति है वो लड़ाई त्रिकोणीय हो चुका है। प्रशांत किशोर के बारे में आपने कहा कि एक बड़ा फैक्टर है, नई नवीली पार्टी है, लेकिन मुसीबत कई दलों के लिए बन रही है अलग अलग क्षेत्रों में। बेलागंज में मोहम्मद अहमद है जो प्रत्याशी बनाए गए हैं और उनका ग्राउंड काफी मजबूत है, मुसलमानों में उनकी पकड़ भी बहुत मजबूत मानी जा रही है। जो माहौल बना है वहां पे, क्योंकि लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी मुस्लिम और यादव गठजोड़ को लेकर प्रचलित है कि एमवाई समीकरण पे ये पार्टी काम करती है और उस वोट वर्ग का ख्याल रख के अपनी रणनीति बनाती है, टिकट बांटती है। सुरेंद्र यादव के बेटे विश्वनाथ यादव को मैदान में उतारा गया है। बेलागंज से जनता दल यू ने यादव समाज से मनोरमा देवी को मैदान में उतारा है। तो आरजेडी कई मायनों में यहाँ पे कमजोर हो गई है। एक तो सुरेंद्र यादव 34 साल थे, उनके खिलाफ नाराजगी जाहिर सी बात है, कोई व्यक्ति विकास करे न करे 34 सालों में लोग ऊब जाते हैं, कहते हैं कि भाई बदलाव होना चाहिए। सुरेंद्र यादव के बाद उनके बेटे को मैदान में उतारा दिया गया है। तो आरजेडी कार्यकर्ताओं में इस बात की नाराजगी है कि भाई सुरेंद्र यादव के बाद उनके बेटे क्यों 34-35 साल जो व्यक्ति राज किया और उसके बाद अगली पीढ़ी को दे दिए, तो बाकी कार्यकर्ता कहाँ जाएगा। तो एक नाराजगी यहाँ पे आरजेडी यहाँ पर माइनस पॉइंट पे है। दूसरा जो है कि मनोरमा देवी यादव समाज से आती हैं और यादव समाज से होने के कारण और सुरेंद्र यादव के खिलाफ नाराजगी का फायदा भी उन्हें मिल रहा है। 20 से 25% सेंधमारी वो आरजेडी यादव वोट बैंक पे कर रही है। तीसरी तरफ आरजेडी इन मायनों में कमजोर हो गई है वहां पे कि भाई मुसलमान पूरी तरीके से आरजेडी से दूरी बना लिया है। प्रशांत किशोर की पार्टी ने मोहम्मद अहमद को मैदान में उतार दिया है, उनकी माफ कीजिएगा अमजद साहब को उतारा है और अमजद साहब की पकड़ मुसलमानों में काफी मजबूत है। आप उनका काफिला देख लीजिए। आप इस बात से न लगा लीजिए कि शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा जब एक लक्ष्मीपुर करके गांव थी वहां पर गए कार्यक्रम करने के लिए और वहां पे उन्होंने माफी मांगा कि भाई सुरेंद्र यादव से जो गलती है उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। वहां पे लोगों ने विरोध किया, विरोध ऐसा वैसा नहीं बल्कि जबरदस्त विरोध हुआ, जिसके बाद आरजेडी कार्यकर्ता ओसामा के समर्थकों ने उन्हें पिटाई कर दी, उनकी पिटाई कर दी। एक मैसेज भी गया खराब कि भाई पिटाई क्यों कर दिया, लोकतंत्र है, कोई विरोध कर सकता है। उसके बाद माहौल ये बना है कि आरजेडी के जो मुस्लिम नेता हैं जो दिन रात वहां पे कैंप किए हुए थे, वो मुसलमान टोले मोहल्ले में जाने से डर रहे थे कहीं विरोध ना हो जाए, क्योंकि पीके के समर्थन में माहौल वहां पे बन चुका है मुसलमानों में। 70% सेंधमारी नहीं कहिए उसे, 70% जहाँ एक चला गया तो वहाँ सेंधमारी क्या होगा, वहाँ पे 70% मुसलमान प्रशांत किशोर की पार्टी के साथ चल चुका है। तो आरजेडी ऐसा लग रहा है कि आरजेडी ऐसा भी परिस्थिति बनेगी कि आरजेडी वहां पे लड़ाई से दूर हो जाए और मुख्य रूप से लड़ाई जो है वो प्रशांत किशोर की पार्टी और जनता दल यू में हो। हालांकि जनता दल यू लीड कर रहा है वहां पे, मनोरमा देवी यादव में सेंधमारी कर रही है, एनडीए का वोट मजबूती के साथ है, तो कहीं ना कहीं वो कुछ वोटों से लीड करती है। मतलब मनोरमा देवी का लीडिंग है। हाँ, मनोरमा देवी गढ़ को खत्म करने में, तोड़ने में
कामयाब होती नजर आ रही है। अच्छा, एक जो आरोप उनके ऊपर लगे थे, जो आपराधिक छवि की बातचीत कही जा रही थी, क्या उससे उनको कुछ डैमेज होगा मनोरमा कि देवी को? मुंडे की आपराधिक छवि की बात कर रहे थे, बाहुबल की बात कर रहे थे, तो शायद ही कोई दल बचा है जिसमें बाहुबल नहीं है, हाँ। जो बाहुबल के जरिए राजनीति नहीं करता है। अगर आप मनोरमा देवी को बाहुबली छवि वाला उनके फैमिली को बताते हैं, उनके बेटे को बताते हैं, तो फिर सुरेंद्र यादव क्या है? सुरेंद्र यादव पर आरोप लगता है कि कोई भी नेता उनके विरोध में उतरता है तो उन्हें वो रास्ते से हटवा देते, इस तरह के आरोप लगते हैं उनपे। बिल्कुल। तो फिर कौन बचा है आज के राजनीति में? नैतिकता बचा कहाँ है? किस दल में बचा है? बस कहने के लिए, कहने सुनने में अच्छा लगता है, ऐसा होता नहीं है। तो बेलागंज में मान के चला जाए कि किला जो है वो किला मनोरमा खत्म होता नजर आ रहा है और जनता दल यू इस किले को खत्म कर रही है। प्रशांत किशोर एक बड़ा फैक्टर है। प्रशांत किशोर आरजेडी के लिए मुसीबत बन गए हैं। प्रशांत किशोर के कारण लालू यादव, तेजस्वी यादव, आरजेडी के तमाम मुसलमान नेता, ओसामा, उनकी मां हिना, सब लोग कैंप किए हुए थे। तो किला मतलब ध्वस्त है। किला ध्वस्त होता नजर आ रहा है। चलिए, बेलागंज की सीट क्लियर हो गई और अब बात करते हैं इमामगंज की सीट। ये भी साख पर जो है उनकी जीतन राम मांझी की वो दाव लगी हुई थी। दीपा मांझी जो है वो यहाँ से हैं, उनकी बहू रोशन मांझी महागठबंधन से हैं और जेएसपी से जितेंद्र पासवान है। जहाँ पर मांझी मांझी और यहाँ पर एक पासवान को ये जेएसपी ने उतारा, जनसुराज ने। तो क्या फैक्टर है? देखिए, एक कहावत है गांव में कि ना खेलब ना खेले दिन खेले में बिगाड़ दे। तो ये परिस्थिति मांझी, जीतन राम मांझी के क्षेत्र जो रहा है, अब उनकी बहू वहां से मैदान में है, वहां बन सकती है। हालांकि मांझी समाज का बड़ा वोट बैंक है, लेकिन यह भी कहना कि मांझी सिर्फ जीतन राम मांझी के साथ है गलत होगा। वहां पे आरजेडी के कैंडिडेट है, वो भी मांझी समाज से है, उनके पक्ष में भी मांझी समाज है। हालांकि ऑल ओवर गठबंधन के नजर से देखा जाए तो जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी मजबूत वहां पे थोड़ी बहुत दिख रही है, क्योंकि इमामगंज के इतिहास ये बताता है कि वहां आरजेडी कभी मजबूत हुई नहीं, आरजेडी कभी सत्ता में आई नहीं। वहां एनडीए का लगातार दबदबा रहा है, विकास हो ना हो, लेकिन एनडीए को जीत अमूमन वहां पर मिलती रही है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो इमामगंज में बेशक चुनौतीपूर्ण है जीतन राम मांझी की बहू के लिए, एनडीए के लिए, लेकिन वहां मजबूत स्थिति में दीपा मांझी दिख रही है। हालांकि प्रशांत किशोर की पार्टी जितेंद्र पासवान को उम्मीदवार है, पासवान समाज से, तो पासवान भी ठीक ठाक भूमिका में है। वहां पे खेला बिगाड़ने की स्थिति में पासवान है। अगर पासवान, चूंकि पासवान में भी उनकी चर्चा है, लोकल कैंडिडेट है, तो इसमें से भी चर्चा है कि भाई अगर कोई जात पर जाएगा तो हम भी जात पर जाएंगे। तो ये एक फैक्टर है कि भाई वो भी वहां पर गेम को बिगाड़ सकते हैं। वहां उनको जितना वोट आएगा वो एनडीए को कमजोर करेंगे, क्योंकि वहां पर जो जेएसपी है जितेंद्र पासवान, क्लोज फाइट होगा। वहां पे बहुत क्लोज फाइट है, क्लोज फाइट है। कहना है कि भाई बहुत कम होगा। वो भी एक गढ़ कहा जाता है। मांझी जी वहां से चुनाव जीते हैं और मांझी जी का इलाका कहा जाता है, लेकिन इलाका इस बार संकट बन रहा है कि किसका चांस है ज्यादातर? आपके एनडीए का पलड़ा वहां पे 20 है, 20-19 की खेला है, तो वहां पे एनडीए 20 है। चूंकि जो अपर कास्ट का वोट है वो किसी भी हाल में कहीं दूसरी जगह नहीं जा रहा, वो जीतन राम मांझी की बहू के साथ ही है। उसको आज मांझी समाज में मोर देन 50% भी अगर ये चले जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि वो वहां से लीड कर जाएंगे। इमामगंज क्लियर हो गया। अब बात बढ़ते हैं, बात करें तरारी की। ये सीट बड़ी हॉट सीट बन गई थी। शुरुआती दौर से चर्चा में हुआ था। सुनील पांडे भाजपा ज्वाइन किए, कहा भाजपा ज्वाइन किए, सुनील पांडे के जरिए भाजपा जिस सीट को जीत गई, लेकिन उतनी आसान भी वहां पे नहीं है। अच्छा, आसान नहीं है? आसान नहीं है। जब हम वहां पे गए थे तो 2-3 बातों पर हम लोगों के बीच चर्चा कर रहे थे। तो वहां पे भूमिहारों की बड़ी आबादी है, उसके अलावा राजपूत भी ठीक ठाक संख्या में है, और राजपूत भूमिहार का गठजोड़ रहा है कि जहां जाता है ये वर्ग उसी के साथ आता है। भाजपा वहां कमजोर रही है, ये मतलब कि भूमिहार राजपूत के होने के बावजूद भी भाजपा कमजोर रही है। अच्छा। पिछले चुनाव में भाजपा तीसरे स्थान पर थी, सुनील पांडे निर्दलीय होने के बावजूद भी दूसरे स्थान पर थे। वहां पे सुदामा प्रसाद चुनाव जीत गए थे। तो वहाँ एक चीज और है कि दलित महादलित टोले में जाएंगे अगर आप, तो वहाँ लाल सलाम का दबदबा है। अच्छा। लाल झंडा का पकड़ है। वहाँ दलित महादलित में ना तो जीतन राम मांझी बहुत बड़े फैक्टर है और ना ही चिराग पासवान बहुत बड़े फैक्टर है। वहाँ लोग लाल झंडा को देखकर वोट दलित महादलित में करता है। इसके अलावा इस बार राजू यादव वामदल से है, तो भाई यादव एकजुट होकर वोट कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन के साथ 2-3 जो कमी है कि एक तो भूमिहार समाज से है और बाहुबली की छवि है। दूसरा है कि भाई ब्रह्मेश्वर मुखिया हत्याकांड का आरोप किस पर लगा? जो भूमिहार समाज ब्रह्मेश्वर मुखिया को मसीहा मानता है, उनकी हत्या का इल्जाम उन्हीं लोग पर लगा है। हुलास पांडे बेशक निचली अदालत ने उन्हें राहत दे दी हो, लेकिन मामला ऊपरी अदालत में है। तो लोगों को भी इस बात की चर्चा है, जो लोग ब्रह्मेश्वर मुखिया के मानने वाले जो आज भी है, वो उनके अंदर नाराजगी कि आखिर वोट किसे दे।
जो जिसने समाज की लड़ाई लड़ी उसके हत्या करने के आरोपी व्यक्ति को उन लोगों को या फिर जो उनके खिलाफ लड़ते थे उनको दे, तो वहां पे प्रशांत किशोर की पार्टी के विकल्प है। एक राजपूत समाज से किरण सिंह उम्मीदवार बनी है, तो कुछ वोट राजपूत का, बहुत ज्यादा नहीं, कुछ वोट राजपूत का उनके पास चल रहा है स्वजाति होने का। और भूमिहार में जो नाराज भूमिहार है ब्रह्मेश्वर मुखिया के मामले से, उन कारणों से, तो उसमें से कुछ वोट प्रशांत किशोर की पार्टी में मिलेगा और कुछ वोट डाले नहीं जाएंगे। ऐसा भी होगा वोट परसेंट कम हो जाए भाजपा का। सबसे माइनस पॉइंट भाजपा के लिए वहां पे है कि भाजपा दलित महादलित में नहीं पहुंच पा रही है। अगर जा भी रही है तो वहां पे लोगों को मना नहीं पा रही है, वोट ले नहीं पा रही है। तो सिर्फ भूमिहार राजपूत के वोट से तरारी की जंग को नहीं जीता सकता। उसके लिए दलित महादलित अति पिछड़ा का वोट चाहिए। भाजपा का रणनीति रही है, लेकिन वहां पे रणनीति फेल हो जा रहा है। मतलब माले का ज्यादा दबदबा, माले वहां पे, माले का जो वोटर है वह साइलेंट है, क्योंकि दूसरी तरफ बाहुबली है, इस वजह से भी थोड़ा सा साइलेंट है। लेकिन वहां पे माले का गांव में चर्चा है और माले मजबूत अब तक नजर आ रही है। माले का यहाँ पे दबदबा है। चलिए, रामगढ़ की सीट, यहाँ पर ये गढ़ है आरजेडी का, तो क्या ये किला ध्वस्त होगा? देखिए रामगढ़ कहा जाता है कि भाई वहां पे 2, 4, 10 वोट से ही हार जीत होगा। इस बार जो परिस्थिति बनी है, पिछली बार ऐसा हुआ था कि तेजस्वी यादव के पक्ष में माहौल था और वहां पे 190 वोट के आसपास से सुधाकर सिंह चुनाव जीते थे। इस बार शुरुआती दौर में ऐसा माहौल बना कि भाई सुधाकर सिंह लड़ाई में नहीं है, लेकिन चुनाव परिस्थिति बदलती गई, तेजस्वी यादव भी गए वहां पे, क्योंकि बीएसपी वहां पे बड़ा संकट आरजेडी के लिए बन रहा है। बीएसपी पिछली बार भी दूसरे स्थान पर थी, इस बार भी दूसरे स्थान पर नजर आ रही है। पहला स्थान किसका होगा? भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत वहां पे नहीं है। चर्चा वहां थी राजपूत किसके साथ जाएगा। शुरुआती दौर में ऐसी चर्चा थी कि राजपूत ने आरजेडी का साथ, जगदानंद सिंह का साथ, आरजेडी नहीं जगदानंद सिंह का साथ छोड़ दिया, लेकिन जगदानंद सिंह का मैनेजमेंट बहुत मजबूत है। वो जिस दरवाजे पर जाकर बैठ गए मानो वोट उनका है। ऐसा नहीं कि वो बाहुबली की छवि रखते, नहीं, वो उनका पुराना रिश्ता है, पुराना संबंध है। अगर किसी दरवाजे, किसी राजपूत के समाज के दरवाजे पर चले गए तो वो प्रतिष्ठा मानते हैं लोग और जगदा बाबू को मुंह देकर उनको वोट देते हैं। तो राजपूत में भारतीय जनता पार्टी वहां पे सिनवारी नहीं कर रही है। वहां पे सुधाकर सिंह के पिताजी जगदानंद सिंह, जिनके चेहरे पर ऑल ओवर चुनाव हो रहा है, अजीत सिंह जो कैंडिडेट है, वो बड़ी सिनवारी उनकी है। हर बार की तरह इस बार भी राजपूत वोट मैक्सिमम उनके साथ जा रहा है। मुख्य रूप से वहां की लड़ाई बीएसपी पिंटू यादव और आरजेडी अजीत कुमार सिंह के बीच में ही है। और इसमें कहना थोड़ा सा टफ है कि कौन किस पर भारी पड़ेगा, क्योंकि बहुत क्लोज फाइट है वहां पे। बाकी सीटों के मुकाबले यहाँ पे बहुत क्लोज हो सकता है कि 10-11 वोट से चुनाव में हार जीत हो जाए। तो ये कहना कि कौन भारी है यहाँ पे थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इतना जरूर मैं कहूंगा कि वहां पे बहुत क्लोज है। 2, 4, 10 वोट, 20 वोट, ऐसा भी हो सकता है कि 10-20 वोट से वहां की हार जीत हो जाए। तो ये एक बात बताइए, चारों सीटों पर तो हमने एनालिसिस कर लिया, आपने बता दिया ग्राउंड जीरो की क्या स्थिति है। जनसुराज कहीं पर लीड ले रहा है कि नहीं? लेकिन जनसुराज को सबसे अधिक कहीं वोट आएगा तो वो बेलागंज में आएगा, बेलागंज में आएगा। और जनसुराज के लिए कहा था कि सेमीफाइनल, तो सेमीफाइनल में वो बता देगा कि भाई हमारी ताकत क्या है। तरारी में बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है, इमामगंज में कुछ वोट आएगा और आपको बेलागंज में वोट आएगा। बेलागंज में सबसे अधिक वोट आएगा। मेरा अनुमान है कि हो सकता है कि भाई आरजेडी से कुछ कम वोट आए, लेकिन आएगा वोट, अच्छा खासा वोट बेलागंज में जनसुराज को आ रहा है, मतलब लीड करेगा, लीड कर रहा है। ये आपको रामगढ़ में बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है, कुशवाहा उम्मीदवार बनाए गए तो कुछ 2-4 हजार वोट ला दे तो बहुत बड़ी बात है। उनकी बहुत चर्चा भी वहाँ पे नहीं है। वहाँ चर्चा 3 ही कैंडिडेट की हो रही है, एक भाजपा की, एक बीएसपी की और एक आरजेडी की। तो फैक्टर अगर कहीं है बहुत बड़ा फैक्टर जो किसी की हार जीत का कारण बन सकता है तो वो बेलागंज है। अच्छा, तो इसमें मान के चला जाए कि एनडीए गठबंधन में सिर्फ मात्र 1 सीटें एनडीए खाते में जाती हुई दिख रही है, संभावना इमामगंज की ज्यादा की भी है, तो उसको भी मांग कर चला जाए। जनता दल यू 1 सीट चुनाव जीत रही है, ये बहुत कॉन्फिडेंस के साथ लोग भी कह रहे हैं और मेरे लिए भी कहना आसान होगा, क्योंकि हम वहाँ भी समय दिए हैं, तो मेरे लिए कहना आसान हो गया कि जो माहौल, जो जातीय समीकरण है वहाँ पे, वो जो दिख रहा है, गठजोड़ जो दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि जनता दल यू की प्रत्याशी मनोरमा देवी बेलागंज से बहुत आसानी से, बहुत अच्छे वोटों से चुनाव जीत सकती है। चलिए, तो 1 सीट एनडीए के खाते में लगभग तय है कि क्लियर दौर है और बाकी सीटों पर क्लोज फाइटिंग रहेगा। जनसुराज के लिए भी ये 4 सीट बेहद महत्वपूर्ण है। बिरजू थे हमारे साथ, हमारे सहयोगी इंडिया टॉप के पत्रकार, ये बता रहे थे कि 4 सीटों पर ग्राउंड जीरो की क्या स्थिति है। देखते हैं चुनाव की जब प्रक्रिया शुरू होगी तो वहाँ की क्या परिस्थिति होगी। चुनाव खत्म होने के बाद भी हम जुड़ेंगे, लोगों का क्या माहौल रहा इस पर चर्चा हमारी जारी रहेगी।
देखते रहिए आपका अपना चैनल, अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपनी राय कमेंट में रखिएगा, जुड़े रहिए अपने चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।